नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रवादी शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर। आज उनसे हम चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं और साथ ही उनकी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव पर किस तरीके से तैयारी कर रही है। तो आइए सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं बाबूलाल राजभर जी का हमारे शो में। जी नमस्कार। मैं आपके सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। जी, तो आपको लगता है कि जैसे अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव के जो नतीजे एक तरीके से देखने को मिल रहे हैं, उसमें लगता है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का है उस पर भी ये असर डालेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो बहुत असर डालेगा। अभी केंद्रीय चुनाव का आज बीजेपी के अगेंस्ट में कोई ऐसी पार्टी खड़ी नहीं है। देखिए, विधानसभा चुनाव में उलटफेर हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक मजबूत चट्टान की तरह से खड़ी है और उस चट्टान से लड़ने के लिए, टक्कर लेने के लिए अभी कांग्रेस जो हाशिए पर चल रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और इसलिए कि कुछ समाज के कुछ तबके अब बीजेपी से थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी इसके पहले जो कर्नाटक का चुनाव हुआ था, वो सपा के ये कांग्रेस के पक्ष में गया है। अभी आपके तेलंगाना वगैरह बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं या तमाम, उसमें जो उसका काफ़ी वो हो रहा है। और बीजेपी कहीं ना कहीं बेटर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जनता को भरोसा जीतने में अभी काफ़ी पीछे है। इसलिए कि जब 2014 में मोदी जी जब चुनाव में जब कैंपेन किए थे, तो उस समय तमाम घोषणाएं किए थे। जो घोषणा किए थे अभी वह घोषणा पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देना, लोगों के खाते में ये जाना वो जाना, तमाम इस तरह की जो बातें थी, अभी उस पर ये खरा नहीं उतरा। फिर भी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए भारत को, तो भारत इस समय मजबूत स्थिति में खड़ा है, जो सत्य है। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टी होने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी पार्टी का विरोध किया जाए। विरोध होना चाहिए, लेकिन उसके सच्चाई को, उसके सत्यता को, उसके सही कार्य की समीक्षा भी होनी चाहिए। उस पर मतलब कि खुशी जाहिर करनी भी चाहिए। जी। तो अभी ये है क्योंकि जैसे जो कंपटीशन एक तरीके से चल रहा है पार्टियों के बीच में, तो जहाँ हमेशा से मतलब कई बार अधिकतर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को पीछे पाया गया है, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने एक स्पीड पकड़नी शुरू की है और बहुत जगह वो अपने झंडे गाड़ भी चुकी है। तो अभी ऐसा लगता है क्या आपको कि लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त दे सकती है? देखिए, अभी शिकस्त देने के उसमें नहीं है, उस स्तर पर नहीं है, लेकिन आज बीजेपी को भी आत्ममंथन करना चाहिए। 2024 के चुनाव को, 2014 के चुनाव को देख लीजिए, 2019 के चुनाव को देख लीजिए, जहां कांग्रेस बहुत दूर तक खड़ी थी। आज नज़दीक आने का मुख्य कारण बीजेपी का, कहीं ना कहीं जनता बीजेपी से कटती जा रही है। नहीं बता रहे हैं कि जितना बीजेपी कहती है उतना करती नहीं है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि सिलेंडर को लेकर के स्मृति ईरानी जी, ये पेट्रोल को लेकर के, डीजल के लेकर के, तमाम ये डॉलर को लेकर के तमाम लोग रोड पर कैसे कैसे नाचते थे। और आज क्या है स्थिति? उससे भी मतलब कि बुरी तरह से लोग प्रभावित हैं। अब यही है कि बीजेपी थोड़ा सा बातों में जनता को कन्वर्ट कर लेती है, या उसकी एक खासियत है, काम के आधार पे नहीं, लेकिन उसकी एक खासियत है। दूसरी चीज़ कि लोग दूध से जले हुए हैं। ये कांग्रेस, ये तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, मतलब कि 60 सालों में देश को इतना कंगाल किया है, उसका फ़ायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल रहा है। अभी मिलता रहेगा, तब तक मिलता रहेगा जब तक कि विपक्ष बीजेपी के पैरल में खड़ा नहीं हो जाती है। तो ऐसा ये चलता रहेगा। 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए ही रहेगा,
यह है कि सीटें घट सकती है, बढ़ सकती है। बाबूलाल जी, एक और बात है कि आप जैसे अभी बीजेपी एंड कांग्रेस को लेके जो डिस्कशन हो रहा है, मैं एक और बात जानना चाहती हूँ क्योंकि राष्ट्रवादी शोषित समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और अभी फिर से जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या उसमें भी आप उनके साथ गठबंधन करना चाहेंगे? गठबंधन में रहेगी या कांग्रेस की तरफ आप अपना रुख करेंगे? देखिए, 2022 में हम लोग बीजेपी के साथ थे। चूँकि उत्तर प्रदेश में की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो सपा बसपा के नीतियों से, उनके ये परिवर्तन चक्र से, उनके लोक लुभावनी योजनाओं से पूरी तरह से त्रस्त थी। एक तरह से ये कह लिया जाए कि 17 में और 22 में बीजेपी जीती नहीं है, लोगों ने सपा बसपा को हराया है और इसका फायदा बीजेपी को मिला है। रही बात बीजेपी जो अटल जी के ज़माने में थी, अडवाणी जी अभी भी हैं, मुरली मनोहर जोशी जो भी अच्छे लोग लीडर थे, वह एक अलग बीजेपी थी। आज देखिए बीजेपी अब दूसरी तरफ है, अब वह बीजेपी नहीं रही है। बीजेपी पहले सम्मान की पार्टी, शिष्टाचार की पार्टी बीजेपी कहलाती थी। जब हम लोग पार्टी नहीं बनाए थे तो बीजेपी को एक बहुत बड़े अच्छा नज़र से देखा जाता है। आज देख लीजिए आज क्या है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं। आज जो बीजेपी का जो झंडा डंडा लोग लेकर के जनसंघ की शुरू से ढोए हैं, आज वो कहीं ना कहीं राजनीति से वंचित होते जा रहे हैं। उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दे रहा हूँ, अभी घोसी का चुनाव हुआ है बलिया में, मऊ जनपद में। अब एक बाहरी नेता को जो बीजेपी को छोड़ करके बीजेपी के बारे में बुरा भला कह करके समाजवादी पार्टी में जाता है, फिर समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ जाता है, टिकट पा जाता है और यहाँ तक कि पूरा बीजेपी का सिस्टम उस आदमी के लिए लग गया था। अब लेकिन रिजल्ट 0 हुआ। उसी प्रकार से एक हमारे पूर्वांचल के नेता हैं जो हमारे ही समाज से आते रहते हैं, वो 2022 के चुनाव में जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तो वह मान्यवर समाजवादी पार्टी के साथ थे। इस सूबे के मुख्यमंत्री को, आपको याद होगा, अब बहुत जगह आपने देखा भी होगा, सूबे के मुख्यमंत्री को भीख मांगने का ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, कटोरा थमा रहे थे, मंदिर में चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजवा रहे थे। आज क्या है, ऐसे लोगों को, और मोदी जी को विश्व का सबसे झूठा आदमी, अमित शाह जी को विश्व का सबसे झूठा आदमी, ऐसे आदमी के लिए बीजेपी के बहुत सारे नेता, छोटे मोटे नेता नहीं, मतलब कि सूबे के उप मुख्यमंत्री, उनके पीछे पीछे ऐसे दौड़ रहा है, लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश उन्हीं के मुट्ठी में है। जबकि 2017 के 22 के चुनाव में समाजवादी के पार्टी के साथ रह करके इस बीजेपी को कहते थे कि टूटी हुई नाव है, मतलब एक एक वोट तोड़ने का काम किए। फिर भी हम लोगों ने मेहनत करके, हमारे मोर्चे ने, जो हिस्सेदारी मोर्चा था, जो 11 दलों का, छोटे छोटे दलों का, अलग अलग जातियों का जो मोर्चा था, उनके विपक्ष में मुकाबला किया, एक एक वोट दे करके बीजेपी की सरकार बनवाई। और आज इस मोर्चे का कोई अहमियत नहीं है बीजेपी में। तो अब बीजेपी ऐसे चल रही है, निश्चित रूप से बीजेपी किसी और से नहीं, अपने आप से हारेगी और अपने आप से पुनः यदि सत्ता से बाहर हुई तो फिर 40-50 साल के लिए कांग्रेस हो या और छोटी छोटी पार्टियां हो, सरकार बनाएगी या बीजेपी देखते रहेगी। इसलिए कि बीजेपी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि मैं तो बीजेपी का सहयोगी दल हूँ, लेकिन आज सहयोगी कहाँ है? जो सपा से भाग के आ रहा है, बसपा से भाग के आ रहा है, उनको टिकट दिया जा रहा है, एमएलसी बना दिया जा रहा है, और जो इनके साथ लोग हैं, जो साथ काम किए हैं, उनका कोई अहमियत नहीं है। तो यही बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी किसी और से नहीं, अपनी करनी से जाएगी। सरकार परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होता रहता है। कांग्रेस जब सरकार थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में आएगी। आज बीजेपी के खिलाफ ये नहीं है कि बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस के सब, अब 21वीं सदी चल रहा है, आज सबका काट है। पहले जनता क्या था? जनता
एक दो नेताओं के पीछे पीछे दौड़ती थी। अब हर घर में जितने मतदाता हैं वो जानते हैं कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सा नेता सही है, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो अब जनता चतुर चालाक बन गई है, जानती है कि लोकसभा का चुनाव कौन है, विधानसभा का चुनाव कौन है, ये पंचायत का चुनाव है। हर चुनाव को अलग अलग नज़रिए से देखती है। लेकिन बीजेपी के लिए 2024 बेटर रहेगा। जब जब उनके लिए बीजेपी ये लोकसभा का चुनाव तब खतरे में पड़ेगा जब इनके कुकृतियों से कांग्रेस बढ़ेगी या बढ़ रही है। जी तो मतलब बाबूलाल जी, आपके जवाब से तो ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तो आने वाले लोकसभा चुनाव या आगे जितने भी जो चुनाव आएंगे उसमें शायद ही आप बीजेपी के साथ गठबंधन में रहें, या आगे करने का कोई विचार है? आप किसी अन्य पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, अभी तो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हम लोगों की बैठक होने वाली है। अभी थोड़ा सा ये जो 4 राज्यों का चुनाव था, इसमें सब लोग चुनाव में लगे हुए थे। अब जैसे आज के बाद खाली हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लोकसभा के लिए बात होगी। हम लोगों को भी बुलाया जाएगा, ऐसा संकेत मिला है तो बुलाया जाएगा, तो बात बैठ कर के होगी कि आपने 22 में कहा, किस आधार पर हम लोगों को साथ रखेंगे, 22 में आपने क्या किया, क्या कहा और क्या कर रहे हैं, तो किस आधार पर 24 में हम आपके साथ रहें। हमारी मजबूरी है कि हम छोटे हैं, हम छोटे दल हैं, हम सरकार बना नहीं सकते हैं। हम लोग हमारी जो हमारे साथ में जो मोर्चा है, या किसी न किसी का सपोर्ट करके सरकार बनवाएगी, जितवाएगी। अभी हम लोग उसी स्थिति में हैं। छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए औरों की तरह से। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ हम रहेंगे। बीजेपी के साथ बैठक होने वाली है। यह है कि हम लोग सबसे पहले बीजेपी को महत्व देंगे, उनको वेटेज देंगे, फिर उसके बाद जब बैठक हो जाएगी तब हम बताएंगे कि हमारा मोर्चा कहाँ जाएगा। तो मतलब ये है कि अभी जो आपकी एक चर्चा होने वाली है बीजेपी से, उसके आधार पर आप डिसाइड करेंगे, निर्धारित होगा कि आप किस पार्टी के साथ में समर्थन में जाएंगे या गठबंधन में जाएंगे। फिलहाल मैं आपसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि देश की मुख्य समस्याएं आप क्या समझते हैं, मतलब आपकी नज़र में देश की मुख्य समस्याएं क्या हैं? देखिए, आज आप मानते, सभी लोग इस बात को मानते हैं कि आज देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गया। अन्य छोटे छोटे विश्व के छोटे छोटे देशों ने, अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जापान को ले लीजिए। जापान पर विश्व युद्ध में 2 बार परमाणु बम गिरा था। आज वह देश कहाँ है? आज देश मतलब कि आर्थिक जगत में सबसे आगे चल रहा है। और हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए कि हमारे यहाँ हर संसाधन उपलब्ध है। प्रकृति ने यहाँ अपना पूरा खजाना खोल कर रखा है। लेकिन आज भी लोग, हमारे देश में लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, कांग्रेस भी उन्हीं लोगों के बल पर, उन्हीं लोगों की योजनाओं के लिए सरकार में आई, भाजपा भी उन्हीं लोगों के लिए सरकार, लेकिन गरीब उसी तरह से बने हुए हैं। आज आपको पता है कि आज हमारे देश में ये फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये बताइए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, हम नहीं चाहते, हम ये नहीं बताना चाहते कि जिनको फ्री में मिल रहा है उनके लिए गलत हो रहा है। लेकिन आप जिस देश की जनसंख्या, जिस देश के लोग 5 किलो चावल नहीं खरीद पाते हैं, 5 किलो गेहूं नहीं खरीद पाते हैं, तो यह देश किस नज़र से देखा जाएगा? यह विकसित श्रेणी में नहीं आएगा। भले ही वो मतलब कि उनके पास क्षमता हो। आज विश्व जगत में यदि तुलना किया जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग 5 किलो गेहूं और चावल नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए सरकार को मजबूरी में फ्री में देना पड़ रहा है। तो ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का वो कह लीजिए ये मुख्य एजेंडा है। तो देश कहीं ना कहीं, यह सही चीज़ है, ये सही है चीज़ कि इसका महत्व है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए हैं, आज भी हमारे देशों में आवास फ्री में दिया जा रहा है, शौचालय वगैरह वगैरह सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी
शून्य थी, जीरो थी, उसको ये सरकार या कोई अन्य सरकार भी आएगी तो इस पर काम करेगी। इसका मुख्य वजह यह है कि सभी सरकारों ने गरीबों के योजना को लूटने का काम किया है। यदि जितनी योजनाएं बनती है सब तो गरीबों के लिए, कोई अडानी और अंबानी के लिए कोई योजना थोड़ी बनती है, सब गरीबों के लिए बनती है, लेकिन फिर भी गरीबी उसी तरह से बनती जा रही है। तो आज देश की स्थिति पहले से ठीक है, लेकिन हम इसको 21वीं सदी में इसको ठीक नहीं कर सकते। जिस तरह से बीजेपी के लोग माननीय मोदी जी 21वीं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो ये भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? जिस देश में लोगों को 5 किलो चावल खरीदने, 5 किलो गेहूं खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है। आज देखिए तमाम बिजली का बिल उसी तरह से इतना पड़ा है कि बिजली का बिल काटना, ये बिजली का कनेक्शन काटना पड़ रहा है। तो ये का इसको हम ये कहेंगे कि हमारा देश विकास कर रहा है, या विकसित देशों की श्रेणी में कैसे देश आएगा? तो ये गरीबों के साथ मजाक हो रहा है। यदि ये लोग अच्छा काम करते तो हम जैसे लोगों को पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? यदि देश विकसित होता, सबका समान अधिकार मिलता। आज देखिए राजभर समाज, यही पूर्वांचल में सभी नेता, सभी पार्टी के लोग सभी बस्तियों में जाते हैं, दलित बस्ती में जाते हैं, राजभर बस्ती में जाते हैं, तमाम बस्तियों में जाते हैं, और सबका यही कहना होता है कि अरे बाप रे बाप, पूर्वांचल में तो राजभर इतने गरीब है कि इनके पास हर चीज़ का अभाव है। जबकि भारतीय संविधान में यह एक आरक्षण का एक प्रावधान पहले से है। देखिए हम आरक्षण के ये नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण ये अच्छा है खराब है, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण के द्वारा जो सबसे पीछे जातियाँ या पीछे समाज है उसको आरक्षण का लाभ दे करके उसको विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, इसके लिए बना है। जब राजभर बिरादरी सबके देखने में, सभी पार्टी सभी नेताओं को देखने में, यदि वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से सबसे कमज़ोर है, तो आपको आरक्षण, एसटी का आरक्षण देने में क्यों आपकी वो हो रहा है? क्यों कभी सर्वे के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर आप क्यों हवा हवाली कर रहे हैं? जबकि यह गरीब सपा बसपा से टूट करके, सपा बसपा को पहले वोट दे करके सरकार बनवाने का काम करता था। आज 2014 के बाद से सपा बसपा ने इस एसटी आरक्षण को लेकर के इतना राजभर समाज को गुमराह किया, इतना शोषण किया है कि दूध का जला हुआ आज बीजेपी के साथ सभी लोग गए हैं। ये बीजेपी की देखिए, मतलब कि इनकी एक्टिविटी को देखकर नहीं गए हैं। ये सपा बसपा जो 5 सालों जो लूटने खसोटने का काम किया है, उससे आज ही जाकर के बीजेपी को दिया है। अब बीजेपी कुछ कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से जनता ने बीजेपी को लाया है उस हिसाब से बीजेपी काम नहीं कर रही है। देखिए चुनाव आ रहा है, राजभर समाज तो नहीं, हमको लग रहा है कि 2024 जब तक आरक्षण के वो नहीं होगा तब तक राजभर समाज वोट देगा, हमको तो नहीं लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आगे भी चलता रहेगा। अगर आपकी पार्टी को मौका दिया जाता है तो आपकी पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत दृष्टि से क्या विकास की योजना रही? देखिए, मैंने अध्ययन किया है कि 77 साल से आज हमारा देश जो पहले से संपन्न रहा है, भारत को लोग नोचने का काम किए हैं। मुगलों ने नोचा है, अंग्रेजों ने नोचा है, सबने नोचने का काम किया है, फिर भी भारत पूरी तरह से खाली नहीं हो पाया। आज भी भारत में इसलिए खाली नहीं हो पाया कि भारत प्रकृति द्वारा अपार कूट संपत्तियाँ भरी हुई है। यह प्राकृतिक देन है, जस का तस बना रहा। लेकिन सभी सरकारों ने विकास के नाम पर, गरीबों के उत्थान के नाम पर मजाक किया है। दूसरी चीज़ कि सभी सरकार पुरुषों पर तो काम करती आई है, जबकि भारत के भविष्य का निर्माण महिलाएं करती हैं। पुरुष का काम क्या है? पुरुष का काम भविष्य के निर्माण में आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ति करना है, लेकिन निर्माण कौन करती हैं? भारत के भविष्य को जन्मदाता कौन है? महिलाएं हैं। आज तक किसी भी सरकार ने महिलाओं पर काम नहीं किया है। महिलाओं पर बात तो खूब करते हैं, सारी योजनाएं महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, लेकिन आज महिलाओं, जिस परिवार की, जान लीजिए, जिस परिवार की महिलाएं चतुर चालाक है, पढ़ी लिखी है, वह परिवार डेवलप किया है। जिस परिवार की पुरुष से मतलब नहीं है भाई, पुरुष तो पढ़ लिख करके बाहर नौकरी करने जाता है, पैसा भेजता है, लेकिन
परिवार का, घर परिवार का पालन पोषण कौन करती है? महिलाएं करती है। जब महिलाएं चतुर चालाक रहेंगी, प्रशिक्षित रहेंगी, तो पैसे का सदुपयोग सही तरह से करेंगी। जब महिलाएं बुर्बक गंवार रहेंगी, अशिक्षित रहेंगी, तो पैसे का सदुपयोग कैसे करेंगी? पुरुष कमाते कमाते थक जाएगा, पैसा देते देते थक जाए, लेकिन उस परिवार का विकास नहीं होगा। तो समाज का छोटी इकाई परिवार है, व्यक्ति है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है। तो जो भविष्य के लिए जो निर्माण करता है, उसी पर आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। हाँ, मैं माननीय मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कुछ महिलाओं पे काम करना शुरू किया है, लेकिन जिस हिसाब से उनका प्रचार प्रसार है उतना काम नहीं हो पा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं, सब रिश्वतखोरों को भेंट चढ़ रही है। आज चैनल के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि आज तक जितना भी आवास आपने बांटा है, दिया है, 1% भी बगैर रिश्वत का आवास नहीं गया है। आप अधिकारी से नहीं, किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से पता करा लीजिए कि कौन सा आवास फ्री में गया है। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार का रिश्वत लिया जा रहा है, तो कैसे विकास होगा? आप 1,20,000 रुपया आप दे रहे हैं, 20,000 30,000 रुपया चला जा रहा है रिश्वतखोरी में, तो 90-95 हज़ार 1 लाख में कैसे लोग आवास बनाएंगे? तो ये सरकार भी पूर्व सरकारों की तरह से लिपापोती करने का काम कर रही है। मेरी पार्टी, हमारी पार्टी, देश की सभी पार्टियां पुरुष प्रधान पार्टी है, हमारी पार्टी महिला प्रधान है। मतलब कि महिलाओं की संख्या हमारे पार्टी में ज़्यादा रहेगा, पुरुषों का कम रहेगा। और हम महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। समाज बदलेगा, भविष्य बदलेगा, तो जो हमारी जन्मदाता है, महिलाएं हैं, जब तक उनको प्रशिक्षित नहीं करेंगे, जब तक उनको उनके शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक देश कभी विकास नहीं करेगा, समाज कभी विकास नहीं करेगा। यही भारत को पीछे रहने का मुख्य कारण है। बाबूलाल जी, आपने बहुत अच्छी बात की महिलाओं को लेके, और हमेशा से देखा गया है आपकी पार्टी की एक खासियत रही है, क्योंकि हर पार्टी पुरुषों को आगे करती है, लेकिन आपकी पार्टी में हमेशा महिलाओं को आगे किया गया है। और हर कार्यक्रम में, कोई भी योजना हो, कोई भी परियोजना हो, किसी भी चीज़, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें हर में महिलाओं को अधिकतर देखा गया है। तो उसके पीछे भी कोई और ज़्यादा कोई और कारण भी है आपका, और साथ ही साथ ये है कि अगर महिलाओं को लेकर आप चल रहे हैं तो उनको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए और क्या चीज़ करेंगे, क्या उनको आगे मौका दिया जाएगा आपकी पार्टी में भागीदारी बनने का, कोई एक अहम पद भी क्या उनको दिया जाएगा? देखिए श्वेता जी, आज हमने अध्ययन किया है कि देश पीछे क्यों है, प्रदेश पीछे क्यों है, समाज पीछे क्यों है, परिवार पीछे क्यों है। तो इसका मुख्य वजह महिलाओं का अशिक्षित होना, किसी कार्य का प्रशिक्षण न होना, आत्मनिर्भर न होना, यह मुख्य कारण रहा है। दूसरी चीज़ कि आज महिलाएं जो भी योजनाएं जाती हैं, रिश्वत किससे लिया जाता है? महिलाओं से लिया जाता है। महिलाएं देखिए जितनी देवी दुर्गा का रूप लेती हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा भोली होती हैं। आज महिलाएं मतलब कि तुरंत भावुक हो जाती हैं और तुरंत रिश्वत की भेंट चढ़ जाती हैं। तो हम महिलाओं को, शोषित समाज पार्टी राष्ट्रवादी एक ऐसी पार्टी है कि हम गांव-गांव जा कर के, आपको पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी है जो बिना पद पर गए, न सांसद विधायक मंत्री बने हुए, हम महिलाओं को जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ हम निःशुल्क सिलाई कढ़ाई बुनाई कर सिखाते हैं। आज 29 सेंटर हमारे चल रहे हैं। 29 सेंटर में 2500 बच्चियाँ बगैर शुल्क का सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख रही हैं। मैं चाहता तो अन्य पार्टियों की तरह से 500 रुपया प्रति बच्चियों का शुल्क लेता तो 12.5 लाख रुपया महीना होता है। मैं ले सकता हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है अन्य पार्टियों की तरह से। यदि उसी तरह से हम भी करेंगे तो फिर उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आज जहाँ जहाँ सेंटर चल रहा है, मजाल नहीं है कि कोई
कोई सरकार का कोई भी व्यक्ति हो जाकर के रिश्वत की बात कर दे। मैं टीम बना करके अपने सेंटर के माध्यम से सिलाई पढ़ाई कढ़ाई के साथ साथ मैं वहाँ की महिलाओं को जागरूक करता हूँ कि यह योजना क्या है, कैसे है, इस पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जहाँ जहाँ हमारा सेंटर चल रहा है, आपके बनारस जनपद में 4 सेंटर चल रहा है, मऊ जनपद में 5 सेंटर चल रहा है, 20 सेंटर हमारा बलिया जनपद में चल रहा है। तो जहाँ हमारा सेंटर चल रहा है वहाँ महिलाओं को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। तो जब वहाँ की महिलाएं जहाँ हमारा सेंटर चला रहे हैं, जो महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, आज ये तीनों चारों जन पूरा पूर्वांचल को लेकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में हमारे टीम के साथ, हमारे पार्टी के साथ 50,000 के करीब महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और सब महिलाएं रोज प्रतिदिन फ़ोन करके एक दूसरे का सहयोग करती हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, जगह जगह कार्यक्रम भी करती रहती हैं। आपको सभी लोगों को दिखता है। तो जब तक समाज, देश, प्रदेश तभी बदलेगा जब महिलाएं चाहेंगी। बगैर पुरुषों के चाहने ना चाहने से यह है कि पुरुष भी उसमें सहयोग कर रहा है। तो पुरुष की ड्यूटी क्या होती है? पुरुष की ड्यूटी यही होती है कि जो साधन संसाधन है, पैसा कमाना, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ये हम पुरुष कर सकते हैं। लेकिन परिवार, जो भी भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण का कार्य महिलाएं करती हैं। हम महिलाएं जब अच्छी रहेंगी तो हमारा जो संतान है, जो देश का भविष्य है, परिवार का भविष्य अच्छा काम करेगा और निश्चित रूप से देश विकास की तरह जाएगा। और माननीय मोदी जी का जो योजना है, यदि ईमानदारी से अधिकारी कर्मचारी उनको थोड़ा सा वो करे तो निश्चित रूप से देश सही दिशा में जा रहा है, जाएगा भी। अच्छा, आखिर सवाल एक आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर पार्टी की स्थिरता को लेकर कर बात की जाती है तो उसके नज़र में आपका क्या मापदंड है कि एक पार्टी की स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए और किस तरीके से कार्य करना चाहिए? देखिए श्वेता जी, हमारी पार्टी का निर्माण हुआ 2021 की पार्टी है और निश्चित रूप से महिलाएं एक दुर्गा की रूप होती हैं। महिलाओं में कल छपट नहीं होता है। महिलाएं हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। महिलाएं हमारी बेस हैं। महिलाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी तो मंजिल तक पहुंचेगी। पुरुष क्या है? जुड़ेंगे, आज जुड़ेंगे, कल उधर चले जाएंगे, परसों उधर चले जाएंगे, तो उससे अस्थायित्व तो नहीं मिलता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मऊ जनपद की एक पिंटू राजभर जिसकी हत्या हुई, उसकी पत्नी को यही जो नगर पालिका का नगर निकाय का चुनाव था, वो सभासद हमारी पार्टी से बनी है, वार्ड नंबर 15 की अमीला से। और ये बलिया जनपद की रेखा कवियत्री जो वार्ड नंबर 55 से जिला पंचायत सदस्य है, वो भी हमारी पार्टी की हिस्सा है। मतलब कि ये हमारी पार्टी में अभी 2 मतलब कि जन प्रतिनिधि है। अस्थायित्व तो है तभी तो है, नहीं तो लोगों को पार्टी बनाने में एक उम्मीदवार जिताने में 15 साल 17 साल से कम नहीं लगता है, ये जान लीजिए। लेकिन हमारी अभी पार्टी का अभी 2 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, होने जा रहा है। और हमारे साथ 2 महिला प्रतिनिधि हैं। हमारी पार्टी एक पहली ऐसी पार्टी है कि एक अबला नारी को लड़ा करके विजयी बनवाया है। पहली बार में पहली जीत हमने किया है महिला के रूप में। तो अस्थायित्व है तभी तो हुआ है। तो हमारी पार्टी आपकी है, पार्टी है, आप महिलाओं की पार्टी हैं, बहनों की पार्टी हैं, बेटियां की पार्टी हैं। महिलाएं और बेटियां प्रतिदिन घर नहीं बदलती हैं, जान लीजिए। आपके लिए निकल जाएंगी कि दिल्ली चलना है, तो फिर बीच में नहीं देखेंगे कि दिल्ली अरे इधर जाना है कि उधर जाना है। जब घर से निकल जाएंगे कि बाबूलाल जी को वोट देना है, तो घर बीच में किसी के कहने से या किसी से पूछेंगी नहीं कि बाबूलाल जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, बूथ पे किसका मत गिर रहा है कि किसका नहीं गिर रहा है। तो आखिर में बाबूलाल जी, मैं चाहूँगी कि टीवी 24 के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें। बड़ा अच्छा लगता है कि महिलाएं हमसे इंटरव्यू कर रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि महिलाएं ट्रेन चला रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि महिलाएं फाइटर प्लेन चला रही हैं, पुरुषों से आगे निकल रही हैं। मेरी ईश्वर से कामना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को थोड़ा सा और ताकत दें कि महिलाएं और तेज़ी से आगे निकलें और देश का नहीं पूरे विश्व जगत में भारत का नाम रोशन करें, जो हम पुरुष नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए हमारी शुभकामना है। और मैं सभी लोगों जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहूँगा
कि श्वेता जी के कार्यक्रम को आप लोग देखिए। अभी हमने बात की राष्ट्रवादी शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर से, जिनसे हमने लोकसभा चुनाव के लिए चर्चा की। इन्होंने हमें बताया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बेशक बीजेपी अपनी बढ़त बना सकती है, लेकिन 2029 की अगर बात की जाए तो उसमें संशय बना हुआ है कि शायद ही बीजेपी अपनी पैठ बना पाएगी। और उनका मानना यह है कि महिलाओं को मौका दिया जाए, क्योंकि महिलाएं एक ऐसी हैं जिनसे स्थिरता बनी रहती है। इसी के चलते इनकी पार्टी महिलाओं पे काम कर रही है, और इनकी पार्टी से अगर किसी महिला को मौका मिलता है तो आने वाले समय में ये आगे भी उस पर कार्य करेंगे। ऐसे ही और कार्यक्रम के साथ देखते रहिए TV24। नमस्कार।